बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एडहॉक जजेस ही आप सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे, अंदर का बुग़्ज़ जो है वो मुकदमात में अब सामने आना शुरू हो गया। अभी पहला केस है और एडहॉक जजेस ने बता दिया वो किस नीयत से यहाँ पर आए, और दूसरा मुकदमा किसी और का, मिसाल इमरान खान की, और छोड़ भी दिया गया। ये क्या हो रहा है? इंसाफ और कानून का क्या पलटा को खा गया है 2-3 दिन के अंदर अंदर? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जब ये 4 जजेस के नाम सामने आए थे ना कि इनको सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात किया जा रहा है, तो हमारा उसी वक्त हमने इसके ऊपर लिखा था, ट्वीट्स भी की, व्लॉग्स भी किए कि ये 4 जजेस जिनको तैनात करने की सिफारिश की जा रही है, ये दर हकीकत या तो ये प्रो PMLN और प्रो इस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट रखते हैं या फिर ये एंटी PTI माइंडसेट। एक ही बात होगी, एक ही बात नहीं लेकिन उसमें भी ना चीज़ों को लोग ट्विस्ट भी करते हैं ना। तो अब देखें कि मुशीर आलम साहब हुदैबिया पेपर मिल्स केस ख़त्म करने वालों में शामिल थे, बेंच का हिस्सा थे, 2 रुकनी बेंच का ये थे और काजी साहब थे। फिर आप देखें जो सरदार तारिक मसूद हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला एंटी PTI। फिर गुज़श्ता साल जो 436 अफराद थे जिनके पनामा स्कैंडल में नाम आए थे, उनके खिलाफ जब वो केस की समाअत कर रहे थे, ये ग़ालिबन 5 या 6 मई 2023 की बात है, और उस केस की समाअत के दौरान अचानक इनको नून लीग के जो शरीफ ख़ानदान है उनकी जो है ना वो हिमायत का कोई दौरा पड़ा। इन्होंने कहा था कि एक ख़ानदान को अलग करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और दीगर अफराद का मुकदमा जो है वो आगे नहीं चलाया गया। बहरहाल इनको शरीफ ख़ानदान के वो मोहब्बत उस वक्त जागी इनको, और उसके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला, जैसे आपने कहा कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये कहा था, जायज़ करार दिया था, और सबसे और जायज़ करार देते हुए जब सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को ये बताया कि ये 100 से ज़ायद लोग हैं जिनके बुनियादी हकूक़ का मामला है, तो उस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा था, पता नहीं एक तो ये बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ लेके जाएंगे। यानी PTI या उनके लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात आई तो इनकी अंदर की सोच क्या थी, और जब शरीफ ख़ानदान वाला मामला आया तो वहाँ पर इनको उनकी मोहब्बत कैसे जागी इनके अंदर। ये सिर्फ मैं वो तकाबली इसका एक जो जायज़ा है वो पेश कर रहा था। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएं जनाब मकबूल बाकर साहब ये निगरान वज़ीर आला सिंध है और एक साल वज़ीर आला सिंध थे। फिर देखें कि गैर आइनी वज़ीर आला सिंध थे, 3 महीने का टाइम था, 6 महीने तक रहे। इतनी गैरत इनकी जो है वो आए थे, हम लोगों ने बात की थी कि आइन को बड़ा मानते हैं, ये 3 माह से ज़्यादा नहीं जी, लेकिन उन्होंने 6 माह रह के हमें गलत साबित किया। जी, उन्होंने देखें हर शख्स ने गलत साबित किया है। जो आइन और कानून की बालादस्ती का, उस पर अमल दरामद का लिबादा उड़े हुए था, अल्लाह ने उन सब के नकाब नोच लिए और उनको बताया कि ये अंदर से किस तरह के वो क्या कहते हैं कि एक खौफनाक घिनौने चेहरे वाले खौफनाक शख्सियत रखने वाले ये लोग हैं जो अवाम को, लोगों को और इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से जैसे वो स्लीपर सेल्स होते हैं ना, ये जजेस के अंदर भी ना, शायद अब ये वकला के अंदर, जजेस के अंदर भी कुछ सियासी जमातों के स्लीपर सेल मौजूद हैं जो वैसे आइन और कानून की बात करते रहेंगे, और फिर एक मौका आएगा कि अचानक जब उनकी अपनी पसंद की जमात आती है तो वहाँ पर फिर ये अपना असल रंग दिखाते हैं। और ये मकबूल बाकर साहब वही जज हैं जिन्होंने नैब के इंजीनियरिंग के हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी थी। इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि नैब मिसयूज़ हो रहा है तो नैब को ठीक करने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि ये नैब जो है, इनकी ऑब्जर्वेशन से सियासी जमातों ने ये बयानिया बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जो ज़मानत केस थी उसमें ये करार दिया है कि नैब जो है वो पॉलिटिकली मैनूवरिंग के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए नैब को ख़त्म होना चाहिए। नैब और जो मईशत हैं वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि ये गलत हो रहा है तो कम अज़ कम इनको चाहिए था कि ये नैब के कानून के मिसयूज़ को रोकने के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन देते। आज अदलिया गलत इस्तेमाल हो रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये अदलिया को भी बंद कर दें? पुलिस मिसयूज़ हो रही है की तो कोशिश है, ताला ही लगा। जी, ये पुलिस मिसयूज़ हो रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि पुलिस का महकमा भी बंद कर दें? ब्यूरोक्रेसी आपके 4-5 हज़ार से ज़ायद MPO के ऑर्डर जारी कर चुकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ब्यूरोक्रेसी का जो एक स्तून है रियासत का उसको भी ख़त्म कर दिया जाए? तो ये नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने PTI के बारे में ये नहीं कहेंगे, लेकिन नून लीग के लिए इनके अंदर भी मरोड़ उठते रहे। बहरहाल ये एक्सपोज हुए। और आप देखें कि जो चौथे जज हैं जनाब मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, ये वो जज हैं जिन्होंने
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में अपनी राय तब्दील की नजरसानी दरखास्त में। पहले ये मामला उन 7 जजेस में ये शामिल थे जिन्होंने मामला भिजवाया था FBI को कि इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए। बाद में उसमें से जो 3 जजेस हैं उन्होंने अपनी राय तब्दील कर दी थी जी, जो जिन्होंने अपनी राय तब्दील की थी और उसकी आज तक वजूहात नहीं आई। मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, पहले आप ये समझते थे कि ये मामला FBI के पास जाना चाहिए, आपकी एक आज़ादाना राय थी, ठीक है। बाद में आपने नज़रसानी फैसले में कहा कि ये नहीं जाना चाहिए, ये बल्कि आपने ये भी कह दिया कि ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है ये किसी और फोरम पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, पेश नहीं हो सकती, और इस इंफॉर्मेशन के इस रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो इंफॉर्मेशन भी किसी और फोरम पर आप उसको भी मंजर आम पर नहीं ला सकते। इन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया कि रिपोर्ट भी गई और उसके अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन भी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब चीनी स्कैंडल केस का वो आया था, चीनी स्कैंडल वाला केस, तो उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था कि हम अगर ये रिपोर्ट जो है ये कलदम भी करार दे दें तो इस रिपोर्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम नहीं उसको ख़त्म कर सकते, तो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर तो फिर किसी और तरह से कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, कोई और इदारा महकमा उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर देगा। लेकिन काजी साहब के लिए इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म करो और ये उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अपनी राय तब्दील की, आज तक वजूहात जारी नहीं हो सकी। फिर इनको देखें, निगरान हुकूमत में एक को निगरान वज़ीर आला बनाया गया, दूसरे को जो ये मुसाबकती एपलेट ट्रिब्यूनल होते हैं उसका चेयरमैन बनाया गया, तीसरे थे जनाब मंजूर मलिक साहब जो काजी साहब को वो जजेस को एक तरह से ये ज़रा ये बताते हैं कि ये जजेस को कायल करते थे कि आज काजी फायज ईसा यहाँ खड़ा है, कल को तुम खड़े होगे, क्या तुम लोगों ने, वो इस तरह के जज्बाती जो ब्लैक मेलिंग होती है वो जजेस के साथ की गई और वो मंजूर मलिक साहब का भी उसमें नाम आता है और आप देखें कि उनको मेंबर जुडिशल कमीशन बना दी गई। तो ये सारे वो जजेस थे जो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो नून लीग या एंटी PTI माइंडसेट रखने वाले थे। अब उनमें से 2 तो अवामी दबाव कहें या उनकी वैसे अवामी दबाव ही था, जिस तरह शोर शराबा वकला बरादरी के अंदर से भी उठा था और उसके ऊपर जो है वो शायद ये दबाव में आ गया और इन्होंने 2 लोगों ने तो नहीं ली, एडहॉक जज नहीं बने, 2 बन गए। अब जो 2 बने हैं उन्होंने आज अपना जो बुग्ज था, तीसरा दिन था, 72 घंटे नहीं गुजरे और आपने एक सियासी जमात के खिलाफ अपना बुग्ज जो है वो फ़ौरन बाहर निकाल दिया। और बुग्ज भी किस केस में निकाला है? उस मिलते जुलते मुकदमे में जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब राय दे चुके हैं, वो KP हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ कर चुके हैं, उनको शाबाश दे चुके हैं। तो ये यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं जी कि KP हुकूमत जो है वो काम नहीं। मैं आपको ज़रा जस्टिस ये जो आज मुकदमा हुआ है मैं उसमें आपको बताता हूँ कि KP हुकूमत के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्लाइमेट चेंज वाला। और फिर साथ में आपको बताऊँगा कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से मौसमियाती तब्दीली वाले केस में जो रिमार्क्स दिए गए KP हुकूमत को कैसे शाबाश दी गई वो भी मैं आपको उसमें वो सुनाता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की बेदरे कटाई के हवाले से ये एक मुकदमा था, टिम्बर माफिया, टिम्बर एक्सपोर्ट के हवाले से। और उस केस की समाअत के दौरान जो है वो जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ है और ये गालबन डेरा इस्माइल ख़ान से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये कहते हैं कि इतना अहम मामला 2013 से ज़ेर इल्तवा है, KP हुकूमत ने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की? KP हुकूमत सोई हुई है, इस तरह तो सारा जंगल काट कर ले जाएंगे, ये कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने। फिर आगे मज़हर आलम मियाँ खेल साहब मजीद कहते हैं कि हुकूमत और महकमा जंगलात दोनों ही सोए हुए हैं, सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया। क्या आपके पास रूल्स बनाने के लिए अथॉरिटी मौजूद है? इस पर जो एडवोकेट जनरल थे शाह फैसल, उनकी जानिब से फिर ये कहा गया कि 18वीं तरमीम के बाद जंगलात जो हैं वो सूबाई हुकूमत का इख्तियार में आते हैं। सूबाई हुकूमत जंगलात की एक्सपोर्ट पर पाबंदी और टैक्स वसूली भी कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत पाबंदी लगा रही है जबकि वफाकी हुकूमत इसकी इजाज़त दे रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने 2002 की जो जंगलात की पॉलिसी थी वो भी अदालत में पेश किया। अब अदालत ने इसके ऊपर 1 माह के लिए समाअत इसकी मुलतवी कर दी है। जबकि अब आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक केस की समाअत थी, क्योंकि उसमें भी फिर आपको पता है कि जंगलात वाला मामला आता है, ओवरऑल जो मुकम्मल पॉलिसी है मौसमियात की यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी बनाने का भी कह चुकी है। तो उसी के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आइंदा चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई तो जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे
उन्होंने मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी जो 2024 में बनाई गई है वो अदालत के सामने पेश की। और इसके अलावा अब तक सूबाई हुकूमत की जानिब से मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के हवाले से या उसके जो असरात हैं उसको कम करने के हवाले से अब तक क्या इकदाम किए हैं उसके ऊपर उन्होंने अदालत को ब्रीफ किया। इसके अलावा उनकी जानिब से ये कहा गया कि 195 मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं और बेशतर मनसूबे अब तक मुकम्मल भी हो चुके हैं। इसके अलावा इस पर फिर अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मौसमियाती तब्दीली के लिए उठाए गए इकदाम पर उनको शाबाश दी। और उस पर जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इकदाम को सराहा। तो यहाँ से आप देखें कि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो एक सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम की तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो दो जज साहबान हैं जो मुतनाज़ा भी हैं, एडहॉक भी हैं और जिनको लाया शायद इस वजह से गया था कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजदारी मुकदमात, जेल पिटीशंस और इस तरह के जो दीगर क्रिमिनल केसेस हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो कंट्रोल होने चाहिए, इसलिए इन जजेस को लाया गया है। पूरे ये जो पीर का रोज़ छोड़ के मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा 4 दिन में टोटल 38 केसेस जो हैं वो इनके लगाए गए हैं। सही। और 58,000 केसेस पड़े हैं और एक हफ्ते में अगर 2 जजेस के सामने 38 केस लगाए जाएं तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 25 लाख में पढ़ने वाला एक एक जज वो कितने मुकदमात जो है वो निपटा रहा है। तो कितना एक फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपने इस स्पीड से चलना है। तो ये मेरे ख्याल में अभी हम 1-2 हफ्ते इंतज़ार करेंगे। 1-2 हफ्ते के बाद फिर हम इंशाल्लाह इनकी कारकर्दगी और इनका जो कारकर्दगी का पोस्टमार्टम है वो आवाम के सामने मज़ीद रखेंगे कि कितने मुकदमात दायर किए और इनके सामने फ़िक्स हुए, उनमें से कितने मुकदमात इन्होंने मुलतवी किए, कितने मुकदमात के इन्होंने फ़ैसले किए, कितनी लीव ग्रांट की गई और इस तरह जो भी अदालती कार्रवाई होगी उस हवाले से जिस बुनियाद पर इन्हें लाया गया वो बुनियाद चेक की जाएगी। देखिए असल चीज़ तो यही है ना कि भाई 58,000 केसेस पड़े हैं जो मंजन बेचा गया। प्रेस रिलीज जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर तो यही लिखा हुआ था कि 58,000 केसेस पड़े हैं। तो इतने ज़्यादा मुकदमात निपटाने के लिए जजेस की तादाद कम है और इसलिए हम ये जो सबसे ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। जनाब दूसरी तरफ केस किसी और का, मामला कोई और, मिसाल इमरान खान की दे के उसको कह के, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मामला था। अजीब व गरीब मामला इस तरह का कि इमरान खान एक सियासी रहनुमा है, एक सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात बनते रहते हैं। दीगर सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी बने और ये सारे सियासी नौइयत के होते हैं, सबको पता होता है। और जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो ये मुकदमात भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक 9 मई समेत संगीन गद्दारी या जो भी आप इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं वो जहाँ जहाँ उनकी मुकदमात की समाअत हुई अदालत ने उन मुकदमात की नौइयत के हवाले से भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के 5 मुल्ज़मान जो रावलपिंडी हमज़ा कैंप पर हमले में मुलव्वस थे उनके ऊपर इल्ज़ाम था। उनके जब दरख्वास्त ज़मानत आई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने पूरा केस उठा के मार दिया। इल्ज़ाम उसमें ये था कि वो ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर वहाँ मनसूबाबंदी की गई, प्लानिंग की गई। तो उन्होंने पूछा कि कौन है जिसने ये सारी जो मालूमात कहाँ से आपने हासिल की। उन्होंने कहा कि हमारा एक कांस्टेबल था जो वहाँ पर तैनात था और उसने ये इमरान खान को हिदायत देते हुए सुना था। तो उस पर फिर अदालत ने ये कहा कि क्या हम एक तफ्तीशी जो है पुलिस का, क्या उसके कहने पर हम एक साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दें। फिर आप देखें कि यहाँ इस्लामाबाद में जनाब फ़र्रुख फरीद बलोच साहब थे जिन्होंने 9 मई का सबसे पहला फ़ैसला दिया था गालबन, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो खारिज करते हुए ये कहा गया था कि इसमें कोई ठोस मटीरियल नहीं है, ना पुलिस के पास कोई CCTV फुटेज है जिससे पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक हो सके। और उसमें उन्होंने कहा था कि एक सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ ये सारे मुकदमात सियासी नौइयत के हैं और ये हो ही नहीं सकता कि एक सियासी रहनुमा एक वक्त में कहीं पर हो, दूसरी जगह कहीं पर हो और उसी वक्त में वो एक तीसरी जगह पर भी मौजूद हो। तो ये सारे सबको पता है कि ये सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट में आज केस हुआ उस केस में बुनियाद क्या बनाई गई? बुनियाद ये बनाई गई कि बानी PTI जो हैं उनके ऊपर भी 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। उनको अदालत में जेल के अंदर मुर्ग और मटन वगैरह दिया जाता है, जी देसी मुर्ग खिलाया जाता है। और मेरे जो क्लाइंट है वकील थे जनाब सजाद गोपांग, तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट जो है वो उसके ऊपर मनशियात किया। मनशियात का मुकदमा संगीन मुकदमात में आता है। ये सारे सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। 8-8, 10-10 मुकदमात में इकट्ठी या तो ज़मानतें हो रही हैं या फिर वो मुकदमात में इतनी बड़ी तादाद में लोग बरी हो रहे हैं। अभी
इमरान खान के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक जो 12 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो उठा के पढ़ लें, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे मुकदमात क्या हैं। और हर जगह पर जहाँ पर भी मुल्ज़मान की ये ज़मानत हो रही है या वो बरी हो रहे हैं, उसके अंदर अदालतें यही लिख रही हैं कि पुलिस के पास ठोस मवाद नहीं है, और जहाँ पर पुलिस ने किसी किस्म का कोई मवाद तैयार भी किया है वो फैब्रिकेटेड है। जस्ट जज जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है मोहम्मद अब्बास साहब जो सरगोदा ATC के जज हैं, उन्होंने अपने फैसले में वो जो 103 के 4 लोग जो थे मियाँ वाली के, उनको जब उन्होंने बरी किया तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अव्वल तो शवाहिद नहीं है और जो शवाहिद पुलिस अदालत में पेश कर रही है वो भी फैब्रिकेटेड हैं, जली तरीके से बनाए गए हैं। तो जब अदालतें ये बात कर रही हो तो फिर आप उनको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं कि संगीन जो मनशियात के संगीन मुकदमात हैं, जी मेरे मौक्किल को भी सजाए मौत की दफात ये मनशियात के अंदर लग सकती है, इमरान खान के खिलाफ भी सजाए मौत के मुकदमात हैं, उनके ऊपर दफात लगी हैं, इमरान खान को जेल के अंदर मुर्ग जो है वो देसी मुर्ग मिल रहा है, मेरे क्लाइंट को देसी मुर्ग भी नहीं मिल रहा। अब देसी मुर्ग वाले भी एक अजीब व गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा है। कोई भी तालीम याफ्ता शख्स जो BA या इससे ऊपर की ग्रेजुएट हो, उसके पास डिग्री हो, वो जेल के अंदर B क्लास सहूलियात ले सकता है। वो अपने खाने के पैसे अदा उसको करने पड़ेंगे, जो जो सहूलत उसको चाहिए जेल इंतज़ामिया मैनुअल के मुताबिक, प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको देने की पाबंद है। कोई ब्यूरोक्रेट है साबिक वो कर सकता है, कोई टैक्स पेयर है, इसके अलावा कोई सियासतदान है, साबिक वफाकी या सूबाई वजीर है, ये सारे लोग उस कैटेगरी में आते हैं। इमरान खान को कोई अनोखी तो नहीं मिल रही, नवाज शरीफ साहब को मिली, और भी जेल के अंदर तस्वीरें देख के लोगों को आइडिया नहीं हो गया कि वो किस तरह जेल में नवाब सर मुशक्कती मिले हुए थे, मालिशें होती थी, घर से खाना जाता था, टीवी मौजूद था, उसके अलावा लॉन चेयर दी गई, AC लगा हुआ, तो सारी सहूलियात थी। सुबह 3 घंटे तक जब वो फैमिली के साथ रात ना नवाज शरीफ गुजार सके जिस साल में इमरान खान को रखा। देखें सर, जो बुशरा बीबी ने कोई 2 हफ्ते पहले मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी, जब उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी इमरान खान ने उनको मना भी किया था, उन्होंने कहा था कि पत्नी मैं जिंदा रहूं या ना रहूं तो मुझे ये सारी बातें जो हैं ये करने दें। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब कटक जेल में शुरू में ले जाया गया था तो इनके सेल के अंदर कीड़े छोड़े जाते थे, वो होता है ना नफसियाती तौर पे, बालों से ये उनके ऊपर फेंकते थे, और ये मकसद इसका यही था कि ये डर खौफ के मारे ये चीखेगा चिल्लाएगा, हम इसकी आवाज़ या इसकी तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वो हम बाहर भेजेंगे। जैसे ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर एक हफ्ता नहीं गुजार सकता, ये मम्मी डैडी बर्गर बच्चा है, बाहर से पड़ा हुआ है, छिपकली से डरता है, नशा करता है, तो वो सारा कुछ तो हुआ नहीं है। इन्होंने तो अपनी तसल्ली करके देख ली कि इमरान खान के ऊपर कीड़े मकोड़े छोड़े ताकि ये उससे डरेगा, खौफजदा होगा, चीखे चिल्लाएगा और हम फिर इसके साथ इसका जो है वो इसको मजाक उड़ाएंगे, बयानियां बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं सकी। 2.5 फीट की दीवार थी जो आपने उसको गुसल खाना दे रखा था, सामने कैमरा लगाया हुआ था, आपको याद है? अटक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे जिन्होंने 15 अगस्त को अपनी रिपोर्ट, वो इनके सेल का दौरा करके अटक जेल में वो रिपोर्ट तैयार की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे इल्जामात दुरुस्त हैं कि इमरान खान की जो कैमरा उसके सेल के ऊपर लगा हुआ है, और वो दीवार जो है बाथरूम की वो 2.5 फीट की है, और उसी सेल के अंदर वो लैट्रीन बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो वो पहले बता चुके हैं। फिर यहाँ अडियाला जेल से जो सेल की तस्वीरें आई 7/8 का, वो हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो इसको मेरे ख्याल में इसके ऊपर अदालत का ये बनता नहीं था कि आप इस तरह जवाब दें कि एक सियासी रहनुमा जिसके ऊपर जेली मुकदमात हैं, भूडे मुकदमात हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला 2019 का है कि एक वकूआ की सिर्फ एक FIR होगी और उसी जगह पर होगी जहाँ पर जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में ये वकूआ सरजद हुआ होगा। तो इमरान खान साहब जैसे हम पाकिस्तानी के साथ करते नहीं है, थाने वाले हमारी हदूद नहीं है आपकी हदूद है। हाँ, वो उधर पर थोड़ी लड़ाई होती है, लाशें पड़ी रहती हैं, कोई उठाता नहीं है आके जी कि हमारी हदूद में नहीं है, वो कहता है हमारी हदूद में नहीं है। पूरे पाकिस्तान को हदूद में ले आया। यहाँ देखें कि एक जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर 38 मुकदमात बने हुए हैं, एक शहर में 40 50 मुकदमात बने हुए हैं, और ये अदालतें हर मुकदमे में जहाँ पर जमानतें होती हैं, ये केस सुना जाता है, उसमें इन जेली मुकदमात के ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रही है। तो मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस केस में मुल्जिम को जमानत नहीं देनी चाहिए थी कि मनशियात के 14 संगीन मुकदमात हों और उस शख्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड हो वो आदि मुजरमों वाला हो, जो मनशियात, और आप उसको कंपेयर करें एक सियासी कैदी के साथ, अलावा कुछ तो ये मेरे ख्याल में गलत है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का उनकी चौंकी अदालत में ये केस था, तो मेरे ख्याल में उनको ये इस तरह की ये ज़मानत मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।